फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। गाइज, ये आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सुपर फास्ट रिवीजन चला हुआ है और आज हम एमसीक्यू लगाएंगे सामाजिक अध्ययन के। तो जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए मॉक टेस्ट लगाने के लिए और देखिए आपकी तैयारी कितनी है। तो आपको करना ये होगा कि साथ साथ जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हुई चलूंगी आपको कमेंट बॉक्स में साथ साथ उनके आंसर्स देने होंगे। सो गाइस, सामाजिक अध्ययन की ये फर्स्ट क्लास है आपकी सुपर फास्ट रिवीजन की। इसमें हम सोल्व करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। और हाँ गाइस, हमेशा की तरह हमारी वही सेम शर्तें रहेगी कि आप में से जो भी सबसे ज़्यादा सही आंसर देगा तो उसका नाम अगली क्लास में अनाउंस किया जाएगा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, डीएलएड सेमेस्टर फर्स्ट के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन के हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे पहला ही क्वेश्चन इतना बेहतरीन दिया गया है कि जिसको आप देखते ही सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स में आंसर दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आंसर दीजिए, अब बातें नहीं करनी है। बिल्कुल सही, सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। जो बुध ग्रह होता है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। अच्छा चलिए, आपने सबसे छोटा ग्रह तो बता दिया है। अब आप एक क्वेश्चन आपके लिए और है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ये दोनों आपको अभी के अभी दोनों का आंसर देना होगा। आपके लिए है दोनों क्वेश्चंस। सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताइए जल्दी से। कुछ बच्चे बहुत सही से जवाब दे रहे हैं, जल्दी जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ठाणे चक्रवात है कहाँ का, यानी जो ये चक्रवात का नाम है ठाणे, ये कहाँ आया था। असम में या पूरे भारत का है या फिर चीन या फिर नेपाल या फिर कहाँ आता है चक्रवात, इनमें से आपको वही ऑप्शन चुनना होगा। सो गाइस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आप में से कोई भी इसका आंसर नहीं दे पाया है। ये चक्रवात है भारत का, तभी तो इसमें पूछा गया है। और हाँ गाइस, अगर आपको बेसिक से क्लास चाहिए तो हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से बेसिक से कंप्लीट किया हुआ है हमने फर्स्ट सेमेस्टर के। तो आपको करना क्या होगा, अगर आपको बेसिक से क्लास लेनी है उसके लिए आप चैनल पर जाके उसकी प्लेलिस्ट में जा कर के फर्स्ट सेमेस्टर जिस भी सब्जेक्ट की आपको क्लास लेनी है उस पर जा कर के आप वहाँ से पूरी की पूरी नोट्स देख सकते हैं। ओके गाइज, और अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है गाइज, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैरिकेन चक्रवात संबंधित है किससे। मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, यूएसए या जापान। दोस्तों बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा अप लेवल आपको आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं मिल सकता। ये 2-3 क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन इस चैप्टर में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके लिए जानने के लिए, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो बताइए, हैरिकेन चक्रवात संबंधित है मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या फिर यूएसए या फिर जापान। कहाँ आता है चक्रवात, यही आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जिसने भी बताया है बिल्कुल सही दोस्तों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, टाइफून चक्रवात कहाँ का है। देखिए, जो ये शुरू के 4-5 क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे रखे हैं, बहुत ही हाई लेवल के रखे हैं। जो इनको कर गया समझो बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। इसके बाद तो सब हलवा लगने वाला है आपको। तो बताइए जल्दी से, टाइफून चक्रवात कहाँ का है। जापान, चीन, फिलीपींस या फिर सभी, ये आपको बताना होगा। तो इसका दोस्तों ये सभी, इन सभी देशों में ये चक्रवात आता है। ठीक है, जापान, चाइना और फिलीपींस तीनों में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। विली विली चक्रवात कहाँ का है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूएसए या फिर जापान। तो बताइए जल्दी से, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ।
तो ये चक्रवात है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है गाइस, विली विली चक्रवात कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात है। चलिए अब लगभग आपके चक्रवात से क्वेश्चन खत्म होते हैं। पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन में, जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्रों से हवाएं बाहर की ओर चलती है, इसे क्या कहते हैं? यानी जब इस तरह की स्थिति बनती है कि केंद्र में अधिक दाब हो और केंद्र की तरफ से बाहर की ओर हवाएं चले, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं, या फिर प्रति चक्रवात कहते हैं, भूकंप कहते हैं, या फिर ये सभी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जिस भी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाया है, वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे चलिए, आपको बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, चक्रवात की विशेषताएं कौन सी है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ दाब निम्न दाब का केंद्र होता है, इसमें केंद्र से बाहर की ओर हवा बढ़ जाती है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सी विशेषताएं हैं चक्रवात की? जैसे कि हमने अभी ऊपर बात की कि जो दाब होता है केंद्र में, इसमें निम्न होता है चक्रवात में, और प्रति चक्रवात में क्या होता है? अधिक होता है। और इसमें भी क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ता है। ठीक है, बाहर की ओर ज्यादा दाब बढ़ता है केंद्र से शुरू होकर के। चलिए आपको इमेज के थ्रू मैं इसमें समझाती हूँ। सो गाइज, यहाँ इमेज में देखिए, ये होता है साइक्लोन यानी चक्रवात। इसमें हो क्या रहा है कि केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है केंद्र से बाहर की ओर। ओके गाइज, और इस तरीके से गोल गोल घूमती हुई हवाएं होती है जो कि चक्रवात का रूप ले लेती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है, तब जो भाग सूर्य के पीछे आ जाता है वहां क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देगा। रात होती है, या फिर दिन हो जाता है, या फिर दिन और रात दोनों रहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। पूछा क्या गया है, पहले तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। ठीक है, करने से पहले, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पूछा गया है कि जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है, तो जो भाग सूर्य के पीछे आता है, यानी सूर्य के पीछे की तरफ आता है, तो वहां क्या हो जाता है? ऑब्वियसली बिल्कुल सही जवाब आपने सोचा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या होगा? रात हो जाएगी, क्योंकि सूर्य के सामने जो हिस्सा होगा वहीं तो दिन रहता है, बाकी जो बचा पीछे का हिस्सा होता है पृथ्वी का, वहां पर तो रात होती है। तो बिल्कुल सही आपका जवाब है। गाइज, आप सभी बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। प्रिंस, रूपल और दिव्यांशी, बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप लाइक तो नहीं करते हैं, अगर अच्छी लगती है तो लाइक किया कीजिए। ठीक है, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे से आपके लिए क्लास लेके आते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांस्य युगीन सैंधव सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट होती है? यानी अपना जो विकसित रूप होता है इस सभ्यता का, वो क्या माना जाता है? 2300 ईसा पूर्व, या फिर 2500 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व, या फिर 2700 ईसा पूर्व? तो इनमें से कौन सा काल उसका माना जाता है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2500 ईसा पूर्व। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इन सभी का आंसर दे पा रहे हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी बिल्कुल गजब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शीत ऋतु से संबंधित है। 15 मार्च या 15 दिसंबर से 15 मार्च, या 21 दिसंबर की स्थिति, या 21 मार्च से 23 दिसंबर की स्थिति, या ये सभी? दोस्तों थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। आप ये देखिए कि ठंडी का दिन कब से कब तक रहता है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे और बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो कौन सा हो सकता है इनमें से सही? ये तो आप थोड़ा सोचकर भी बिल्कुल सही आंसर इसका दे पाएंगे। तो शीत ऋतु से संबंधित होगा। 15 दिसंबर से 15 मार्च तक का जो समय होता है वो शीत ऋतु के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपसे क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा कर लिया गया है कि ग्रीष्म ऋतु से कौन संबंधित है? 15 मार्च से 15 जून, या 22 दिसंबर की स्थिति, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको इस बार बतानी है ग्रीष्म ऋतु की। दोस्तों बहुत अच्छी आपकी तैयारी होने वाली है, आप बिल्कुल लगे रहिए, इसी तरीके से मेहनत करिए,
आपके बहुत अच्छा स्कोर आप अपने एग्जाम में करने वाले हैं। तो ग्रीष्म ऋतु संबंधित है 15 मार्च से 15 जून तक। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है ना सबको? कमेंट करके बताइए फटाफट से यस और नो में, या फिर मैं दोबारा से बताऊं, आ रहा है समझ? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इधर आपसे पूछा गया है मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है। ठीक है, ये आपको बताना है, यानी मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसकी खोज या उत्खननकर्ता कौन माने जाते हैं। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी या यज्ञदत्त शर्मा या फिर रविंद्र सिंह, इनमें से कौन होंगे बिल्कुल इसका सही ऑप्शन? आपको चुनना होगा। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, इनको ही इस सभ्यता का उत्खननकर्ता माना जाता है। मोहनजोदड़ो से संबंधित कौन है? राखलदास बनर्जी। आगे चलते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है एक क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? रावी नदी से, सिंधु नदी से, या फिर सतलुज या समतल नदी से, या फिर घाघरा नदी से? इनमें से कौन सा होगा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट? तो देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। बिल्कुल सही जवाब, रावी नदी से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। किससे संबंधित है? रावी नदी के किनारे पर है ना हड़प्पा, तो इसीलिए रावी नदी का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है। क्लियर है गाइस आपको ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर इसको ऐसे पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है। दोस्तों, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता करके और दूसरा हड़प्पा सभ्यता। तो दोनों का एक ही सही आंसर होगा, वो आपको इनमें से चुनकर अभी बताना होगा। राखलदास बनर्जी, यज्ञदत्त शर्मा या रविंद्र सिंह या BK थापर, कौन सा होगा बिल्कुल सही जवाब? सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है या उनका उत्खननकर्ता कौन है, वही आपको चुनना होगा। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यज्ञदत्त शर्मा से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है गाइस, दोस्तों जैसा कि अभी एक क्वेश्चन पीछे गया था कि मोहनजोदड़ो किससे संबंधित है, तो आपको बताना ये है कमेंट बॉक्स में कि मोहनजोदड़ो जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, अगर आप बता पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी या फिर ये सभी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे इस बार पूछ लिया गया है, तो जल्दी से आंसर दीजिए, कोई नहीं बचना चाहिए इसका आंसर दिए बिना, फटाफट से आंसर दीजिए। कौन सी होगी भारत की सबसे लंबी नदी? बिल्कुल सही, सबने बिल्कुल सही आंसर इसका दिया है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, आप अपना टोटल स्कोर ना वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद मेन कमेंट्स में जाकर के अपना टोटल स्कोर वहां पर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस रेखा के उत्तर ध्रुव में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव में दक्षिण ध्रुव है? ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी रेखा है जिसके उत्तरी ध्रुव में तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, दक्षिण में दक्षिण ध्रुव है, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर ये सभी। दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने पहले ही ग्लोब तैयार किया हुआ है, इस पर मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊंगी कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए पहले तो आप कोशिश कीजिए, देखते हैं कौन इसका सही जवाब दे पाता है। दोस्तों, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल की बात की गई है, तो कौन सी रेखा इनको विभाजित करेगी दो पोल में, वो आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए अच्छा करते हैं इसकी शुरुआत समझाने की। तो जैसे आपके सामने ये इमेज है, तो ये ग्लोब आपको मान के चलना है और इसके बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन है जो कि काल्पनिक रेखा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों ध्रुवों को आपस में बांटती है।
इस रेखा को हम भूमध्य रेखा या फिर इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के समान दूरी पर स्थित होती है। और यह दोस्तों एक काल्पनिक रेखा होती है, यानी कि ये रियल लाइन नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है। यानी जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला हिस्सा है ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो दोनों हिस्सों को, पूरे ग्लोब को बिल्कुल बीचों बीच से दो हिस्सों में विभाजित करती है और इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, जो 0 डिग्री अक्षांश पे खिंची होती है। क्लियर हो गया दोस्तों आपको? इसे ही हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है विषुवत रेखा, और इंग्लिश में तो कहते ही है इसको इक्वेटर। बिल्कुल समझ आ गया आपको? ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा है। प्रमुख शक्ति के साधन है कौन से? 4 ऑप्शन है, कोयला, विद्युत खनिज, तेल, लोहा इस्पात, वायु एवं जल या फिर ये सभी। इनमें से कौन सा बिल्कुल सही जवाब होगा? आपको बताना है कि प्रमुख शक्ति के कौन कौन से साधन होते हैं जिनसे कि एनर्जी मिल सके। ठीक है, ये आपको चुनना है इनमें से। तो देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। बिल्कुल सही जवाब, आपने बहुत अच्छे से इसका आंसर दिया है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये सभी क्या है? शक्ति के साधन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है? भूकंप, बाढ़, सूखा या फिर ये सभी। कौन सा होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर? देखते हैं कौन सबसे पहले दे पाएगा। वेरी गुड, आप सभी ने बहुत अच्छे से इसका आंसर दिया है। ये सभी क्या होती है? प्राकृतिक आपदाएं होती है। कौन कौन सी? भूकंप, बाढ़, सूखा, ठीक है, सुनामी, ये सभी होती है प्राकृतिक आपदाएं। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पछुआ हवाओं की विशेषताएं हैं। ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती है या इनका क्षेत्र दोनों गोलार्ध में 300 से 500 अक्षांशों तक रहता है। ये हवाएं आवाज करके चलती है या फिर ये सभी। तो आपको इनमें से कौन सा बिल्कुल सटीक इसका जवाब होगा वही आपको चुनना होगा। बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये सभी क्या होती है? जो पछुआ हवा होती है उसकी विशेषताएं होती है। ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती है और इनका जो दोनों गोलार्ध में 300 से 500 अक्षांशों तक इनका क्षेत्र होता है और जब ये हवाएं चलती है तो आवाज करती हुई चलती है। क्लियर हो गया आपको ये बिल्कुल? सो गाइज, अब बारी आती है आपका स्कोर जानने की। तो जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होती है आप मेन कमेंट में जाकर बताइए कि आपने टोटल कितना स्कोर किया है, जिससे ताकि नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी मैं आपके नाम अनाउंस कर पाऊँ। ठीक है गाइज, तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले मॉक टेस्ट के साथ आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।